ठीक है। जी उस सर। क्वेश्चन की किया था आपने? सर क्वेश्चन था फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट जो दिया होता है ना। हाँ। नहीं सर, इसका आगे नहीं कर पाया मैं। देखिए, क्वेश्चन था कि मेरे पास एक स्फीयर ये है, ठीक, एंड एक अनदर स्फीयर ये है, ठीक। दोनों के ऊपर चार्ज गिवन है। इसका अपना चार्ज है Q1, इसका अपना चार्ज है Q2, ठीक। इसका अपना रेडियस इज R1 एंड इसका अपना रेडियस इज R2, एंड दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक इज D। तो मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी किसकी वजह से होगी। डिफाइन कर सकते हैं आप? ये मेरे पास कोई भी शेल है। पोटेंशियल सर दो शेल्स की वजह से हम्म। होगी और डिस्टेंस जो है उसकी वजह से। दो शेल की वजह से जो एनर्जी होगी उसको मैं सेल्फ एनर्जी बोल सकता हूँ, ठीक। जी सर। तो इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी होगी, इसकी अपनी सेल्फ एनर्जी होगी, एंड दोनों कुछ डिस्टेंस पे है तो वो बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो उसके इंट्रैक्शन की वजह से होगी। सो टोटल सर जो पोटेंशियल उसकी एनर्जी। सेल्फ एनर्जी होगी वो उसका चार्ज हो जाएगा। हाँ, तो उसका फॉर्मूला होता था K Q² बाई 2 टाइम्स उसका रेडियस। दूसरे वाले के लिए सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा K Q² बाई 2 टाइम्स उसका अपना रेडियस, प्लस दोनों के बीच में इंट्रैक्शन विच वुड बी KE Q1 Q2 बाई देयर सेपरेशन विच इज D। आया समझ? जी सर। ओके। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ एनर्जी, एंड सिंपली इंट्रैक्शन के बेस पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है, ठीक। अगर मैं सेम चीज कैलकुलेट करूं किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, कि सेल्फ एनर्जी उसके लिए कितनी हो सकती है, ठीक। सेल्फ एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इंटायर वॉल्यूम में चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो उसके इंटायर वॉल्यूम में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो चार्ज उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को अगर मैं देता जाऊं तो स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग वो क्या होता जाएगा, फिल करता जाएगा। बोल सकता हूँ? जी सर। जैसे अगर आप बोलिए कि मेरे पास कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने इतना बड़ा ले लिया, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डेवलप होगा वो एट अ टाइम नहीं होगा, ठीक। वो स्मॉल स्मॉल गैप्स को फिल करने के बिहाफ पे होगा। तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका वॉल्यूम कुछ इतना था, ठीक, एंड एक स्मॉल सेगमेंट जो उसको फिल किया वो कुछ इतना है, ठीक। एंड यही स्टेप कंटिन्यू होता जाएगा ताकि वो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाए, फिल हो जाए, ठीक। तो मैंने सपोज किया यहाँ से यहाँ तक उसका अपना रेडियस R। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है Q, ये मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम जो चार्ज फिल कर रहा है इसका अपना कुछ विड्थ होगा। इस विड्थ को आप dr मान लीजिए। इसमें जो टोटल चार्ज डेवलप हुआ dq, एंड देन ये पूरा प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम रेडियस 0 से कैपिटल R तक, आपको टोटल चार्ज डेवलप कर जाएगा। बोल सकते हैं, जी ठीक। तो मैंने अज्यूम किया कि इस पर्टिकुलर जो स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dv/dr इज इक्वल्स टू 4/3 एंड आर क्यूब पे डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, 3 कैंसिल आउट। सो dv की वैल्यू हो जाएगी 4πr² तो ये मेरे पास dv की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास dv एक्चुअली में वॉल्यूम है, वोल्टेज नहीं है, तो इसको वॉल्यूम मान लीजिए। तो इस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना चार्ज डेवलप कर सकता है, ठीक। तो मैं चार्ज डेंसिटी को यूज करके इस पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कैलकुलेट करता हूँ।
डन। बस सर 1 मिनट हो गया। सर डीआर और डीक्यू में क्या फर्क है? डी आर उसकी विड्थ है एंड उस पर्टिकुलर विड्थ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप है, मैंने वो निकाला। जैसे रेडियस इंक्रीज कर रहा है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, तो किस रेट से चेंज कर रहा है, तो डी आर विड्थ चेंज कर रही है। एंड उस डी आर विड्थ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन्ड है, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को मैंने डी क्यू कहा। ठीक, ओके। अब देखिए मेरे पास, हम ये ज्यूम करते हैं कि डेंसिटी ऑफ चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। तो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू total charge by total volume, which is 4 by 3 pi r cube, should be equals to charge in that particular small volume, ठीक, upon total, मतलब उस particular term का volume, तो हो जाएगा dv। dv की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट कर रखा है, तो dq is equals to q divided by 4 by 3 pi r cube times dv, and dv की वैल्यू है सिंपल मेरे पास 4 pi r square dr। ठीक, अब इन दोनों टर्म को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी q टाइम्स r स्क्वायर बाय r क्यूब इंटू 3 इंटू dr। dq की वैल्यू आ गई। सो potential energy du is equals to voltage times charge in that particular region. Voltage due to that sphere is equals to k q by उसका अपना रेडियस इंटू डी क्यू, उसकी वैल्यू इतनी है, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्यू बाय आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन। बोल सकता हूँ? जी। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक, एंड इसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, एक टर्म और ये मेरे पास यहाँ पे भी वेरिएबल क्यू है, ठीक है, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दैट क्यू डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 by 3 पाई आर क्यू। तो इन दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों टर्म को मैं इसमें पुट कर दिया एंड इंटीग्रेट करूंगा सिर्फ वेरिएबल 0 से लेके कैपिटल आर तक, आपका टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सॉल्व कीजिएगा जरा, कितना आता है आंसर देखिए।
सर हमने इंटीग्रेट भी कर दिया फिर डिफरेंशिएट भी कर दिया आज को वहां पे। इसको मतलब सर हमने डी आर करा हुआ है ना, डी आर डिफरेंशिएशन ऑफ आर हुई है। वो हमने डी क्यू कैलकुलेट करने के लिए कि जो स्मॉल चार्ज है उस पर्टिकुलर स्मॉल बिट ऑफ डी आर में कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। एंड आर रेडियस तक कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर क्यूब टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप इस वाले टर्म में। आया समझ? को सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट दी तो नीचे आएगा आर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा के कांस्टेंट, ठीक। स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब टाइम्स स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, एंड इसकी वैल्यू है मेरे पास 3q अपॉन आर क्यूब टाइम्स आर स्क्वायर डी आर। अभी पूरे टर्म में देखिए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, के ही कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एंड आर क्यूब बिकम्स आर टू द पावर 6। इंटीग्रेशन यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे आर टू द पावर 2, तो आर टू द पावर 5 अपॉन 1 आर टू द पावर 4 डी आर। तो वेरिएबल सिर्फ क्या बचा, आर बचा ना। ये समझ आया कैसे सॉल्व किया मैंने? सर हमने क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इसमें हम्म। पूरे में, एंड देन उसका इंटीग्रल हमने अभी इंटीग्रल क्यों नहीं निकाला सर इसका। देखिए क्योंकि ये स्मॉल पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पार्ट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस तक वो चलता रहेगा, इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम जीरो से लेके कैपिटल एम तक। देखिए मैं फिर से बताता हूँ क्या मैंने कर रहा था। देखिए ये जो स्फेयर है वो बना है पूरे होल वॉल्यूम, उसका चार्ज है क्यू, ठीक। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो होल वॉल्यूम है ऑल ऑफ अ सडन चार्ज नहीं हुआ होगा, स्टेप वाइज हुआ होगा। और स्टेप वाइज कैसे हुआ होगा, स्मॉल स्मॉल विड्थ ऑफ शेल एड अप होता जाता होगा फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। है जी। समझ? तब मैंने क्या किया, उस स्मॉल शेल की विड्थ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है और उस शेल के जस्ट इनसाइड अप टू स्मॉल आर तक कितना चार्ज है, उन दोनों की वैल्यू निकाली एंड इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म में इसका अपना कुछ पोटेंशियल के क्यू बाई आर एंड ये मेरे पास टी क्यू, इसकी अपनी कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू ये भी वेरिएबल है और डी क्यू ये भी वेरिएबल है, तो इन दोनों की वैल्यू मैंने इस न्यूमरेटर से सॉल्व करके निकाल दिया। आया समझ? जी सर। ठीक। सारी चीजें पुट करने के बाद अब देखिए वेरिएबल सिर्फ किसके टर्म में बची, स्मॉल आर के टर्म में। अब स्मॉल आर की वैल्यू एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर टू द सरफेस। जी सर। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आर टू द पावर यहाँ पे कितना है 4, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन सर हो जाएगा आर रेज़ टू पावर 5/5। विथ लिमिट फ्रॉम जीरो से कैपिटल में तक। अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए, एक बार लोअर लिमिट तो पुट सर कीजिए, तो आर सिर्फ स्क्वायर आर टू बाय द पावर 5 आ 4। गया, बड़ा आर ठीक। स्क्वायर बाय 5। तो सिंपली टर्म कितना आ जाएगा 3/5 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। समझ? ओके समझ गया सर, एक मिनट। ओके। हमने जब शेल के लिए निकाला था तो उसका कोएफिशिएंट आया था हाफ, और जब सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं तो उसका कोएफिशिएंट आता है 3/5। बस ये दो चीज याद रखिएगा।
None, sir. ओके, एक आसान सा क्वेश्चन कीजिए। A point charge Q is placed at 2r. इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज नहीं समझ आई, हम्म हमारे पास वहां पे Q की वैल्यू कहाँ से आई? कौन से Q की, स्मॉल Q या कैपिटल Q? स्मॉल Q, सर। ये वाला टर्म। जी सर। देखिए, मैंने ऊपर में टर्म लिखा है कि डेंसिटी ऑफ दिस होल कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट होगी, जी चार्ज सर। डेंसिटी, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक, ये जो dq है वो उस स्मॉल विड्थ वाले शेल के लिए डिफाइंड है। तो उस शेल के लिए मेरे पास वॉल्यूम मैंने पीछे कैलकुलेट कर रखा था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से dq की वैल्यू आ गई। ठीक, एंड सेम डेंसिटी उस स्मॉल वॉल्यूम तक भी रहेगा जहां तक चार्ज कितना अक्वायर था, q। देखिए मैं पीछे डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने अज्यूम किया किसी भी इंस्टेंट पे r डिस्टेंस पे मैंने कोई शेल बनाया, तो ये मेरे पास r डिस्टेंस पे कोई शेल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस शेल के पहले भी कुछ वॉल्यूम होगा जिसके पास कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल r, एंड उसमें चार्ज का अमाउंट कितना है, स्मॉल q। आया समझ? जी सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक, एंड विच इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, बोल सकता हूँ। यस सर। तो इनको इक्वेट करके स्मॉल q की वैल्यू निकाला, जो मैंने यहाँ लिखा। आया समझ? समझ गया सर। ओके, तो मैंने स्मॉल q की वैल्यू भी निकाल लिया, dq की वैल्यू भी निकाल लिया, एंड इन दोनों वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक, ताकि सारी चीजें सिंगल वेरिएबल के टर्म में डिफाइन हो जाए, विच इज स्मॉल r। अब समझ में आया? जी सर। ओके, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेपरेट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ a solid non-conducting sphere of radius r and charge q। इसको सॉल्व करने की कोशिश की, कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। ओके, आंसर बताइए। हाँ जी सर। आंसर बताइए सो कितना है? बेसिकली एक स्फेयर है जिसका एक हम्म रेडियस है, और उस रेडियस को डबल करते तो उस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। हम्म और पॉइंट चार्ज जो है उसका वो क्यू पॉइंट चार्ज है, और हम्म इसका चार्ज क्यू है जो स्फेयर है। हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दो टर्म के बेस पे डिफाइन होगा। एक होगा सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
और दूसरा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से। बस ये दो तरह की एनर्जी है। सर मैं बताता हूँ ना, 1 मिनट रुको। तो सर बताइए। क्या कहते हैं, जो सेल्फ एनर्जी इसकी होगी दैट वुड बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। नहीं, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हमने अच्छा हाँ पीछे जो सॉरी, सॉल्व किया था नॉन 3/5। 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r। प्लस 1 मिनट सर, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r प्लस के Q1 Q2 Q1 अपॉन Q2 कितना है? Q स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। टोटल सेपरेशन 2r। अब आप एलसीएम कर लीजिए, ठीक। के क्यू स्क्वायर कॉमन 10 कर आ गया लीजिए, सर एनसीएम। 6 + 5 11/10 के क्यू स्क्वायर अपॉन r। आसान। जी सर। ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने? जी सर। ओके, यहाँ तक आपका पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर इसमें कैपेसिटेंस भी आगे जाए? हाँ, बस दो टॉपिक बाद कैपेसिटेंस है। वो लास्ट टॉपिक है ना? हाँ, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी दो मेटल ले लिया, एक मेटल स्फीयर ये लिया और एक मेटल स्फीयर ये लिया, दोनों का रेडियस अलग अलग हो, ठीक। दोनों के ऊपर इनिशियली कुछ चार्ज डेवलप हो सकता है, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज Q1, इसका अपना कुछ रेडियस होगा R1, इसके ऊपर चार्ज Q2 एंड इसका अपना कुछ रेडियस होगा R2, ठीक। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अपना अपना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक। एंड देन उसके बेस पे अगर मैं दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर आऊं, डायरेक्ट कांटेक्ट, सपोज कर लीजिए फर्स्ट स्फीयर को सेकंड स्फीयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आ जाइए, या किसी कनेक्टिव वायर से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं किसी कनेक्टिव वायर से कनेक्ट करूंगा तो उन दोनों बॉडीज के पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर करना शुरू करेगा फ्रॉम वन एट अ हायर पोटेंशियल टू द अदर एट लोअर पोटेंशियल ड्यू टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। बोल सकता हूँ? जैसे ये मेरे पास कोई चार्ज बॉडी थी, ठीक, तो इसके पास कुछ अपना पोटेंशियल होगा उस Q1 चार्ज की वजह से। ये भी मेरे पास कोई चार्ज बॉडी, तो इसके पास अपना कुछ पोटेंशियल होगा Q2 चार्ज की वजह से। जब मैं दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, कोई भी कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा ना। तो आप बोलिएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब मुझे नहीं पता कौन सी बॉडी हायर पोटेंशियल पे है, कौन सी बॉडी लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसकी वजह से आफ्टर कॉन्टैक्ट दोनों को हटा दीजिए, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट इसके पास चार्ज डेवलप हुआ Q1, उसके पास चार्ज डेवलप हो गया Q2। तो पहली चीज, इस स्मॉल Q1 Q2 की वैल्यू कैपिटल Q1 Q2 के टर्म में कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए, ठीक। मैं आपको वो रिलेशन सिखाता हूँ। ये पूरा प्रोसेस समझ आया क्या क्या हो रहा है? ये मेरे पास इनिशियली कोई भी दो मेटालिक स्फीयर है, ठीक। उस मेटालिक स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज इनिशियल इज Q1 + Q2 बोल सकता हूँ। तो इसका अपना कुछ वोल्टेज होगा पोटेंशियल V1 विच वुड बी इक्वल्स टू KQ बाय उसका अपने रेडियस R1। इसका अपना कुछ वोल्टेज होगा पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू KQ बाय उसका अपना रेडियस R2। तो मुझे डिफाइन नहीं है कि दोनों पोटेंशियल आपस में इक्वल है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ डिफरेंस होने की वजह से जब मैं कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू करेगा। आफ्टर कॉन्टैक्ट जो पोटेंशियल हो गया वो हो जाएगा V1 which is equals to KQ1 बाय उसका अपना रेडियस, एंड इसका पोटेंशियल हो जाएगा V2 which is equals to
KQ2 बाय उसका अपना रेडियस R2। तो ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी दो बॉडीज को अगर मैं कांटेक्ट में रखता हूँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल होती है दोनों बॉडी के लिए। तभी चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में ये चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। बोल सकता हूँ? ओके, सो यहाँ से मैं अगर डिफाइन करूँ, potential of first body should be equals to potential of second, that would be KQ by radius would be equals to KQ by उसका अपना radius। K cancel out, तो यहाँ से एक relation आ गया, Q1 by Q2 is equals to R1 by R2। मतलब जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर करेगा, जिसका रेडियस जितना कम होगा वो उतना कम अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर करेगा। सो मैं बोल सकता हूँ आफ्टर कॉन्टैक्ट चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ, पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करना सिखाता हूँ। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये टर्म आ जाएगा Q1 टाइम्स R2 is equals to Q2 times R1। लेफ्ट साइड ले जाइए, so it will becomes Q1 R2 minus Q2 R1 is equals to 0। आपके पास एक रिलेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट वुड बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस चार्ज ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन of charge, total charge final should be equals to total charge initial. So Q1 plus Q2 is equals to Q1 plus Q2, first equation. And second equation is Q1 times R2 minus Q2 times R1 is equals to 0, second equation। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। जी सर। आसान तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए Q2 में साइन नेगेटिव है और उसके साथ R1 मल्टीप्लाइड है। तो क्या कीजिए, इस पूरे इक्वेशन में R1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे R1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा टर्म आपका कुछ ऐसा दिखेगा, Q1 टाइम्स R1 प्लस Q2 टाइम्स R1 इज इक्वल्स टू R1 टाइम्स Q1 प्लस Q2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड कीजिएगा Q1 R1 प्लस R2 एंड ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, which is equals to R1 times Q1 plus Q2। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसकी जाएगा डिवाइड में, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी Q1 is equals to R1 upon R1 plus R2 times Q1 plus Q2। सिमिलरली अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालूं, it becomes R2 upon R1 plus R2 times Q1 plus Q2। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हमने
जब किसी भी दो डिफरेंट बॉडीज को अगर आपस में कांटेक्ट में लेकर आइए या कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कीजिए, तो चार्ज आफ्टर कांटेक्ट कितना डेवलप कर सकता है, अगर वो बॉडीज नॉन आइडेंटिकल होंगी तब के लिए डिफाइन होगा। अगर इसी में आपसे मैं बोलूं कि आइडेंटिकल बॉडीज होती तो क्या होता? फॉर आइडेंटिकल बॉडीज तो उसके लिए R1 और R2 आपस में क्या हो जाता? इक्वल हो जाता। इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हो जाता एंड की वैल्यू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 जाती। मतलब टोटल जितना चार्ज इनिशियल उस पर्टिकुलर स्फीयर पे एग्जिस्ट कर रहा था उसका सम डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ हाफ चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर वो बॉडीज कैसी होती हैं? सिमेट्रिकल होती हैं। एज मच जी ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसमें से। एक मिनट से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, सर Q1 R2 नहीं होगा वहां पे? कहाँ पे? हाँ सर। यहाँ पे हाँ जी सर। मैंने इस इक्वेशन में R1 से मल्टीप्लाई किया है पूरे में। अच्छा ओके सर। डन सर। अब देखिए इसके बेस पे एक जेई में क्वेश्चन पूछा था, ठीक? उसने कहा इफ टू मेटालिक sphere having radius
2 centimeter and 3 centimeter carrying charge 29 millicoulomb and -4 millicoulomb, respectively. Find charge on each body after contact. सॉल्व कीजिए, आपको R1 R2 पता है, Q1 Q2 पता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला इनपुट कीजिए, सॉल्व करिए। डन। एक मिनट सर। सर हमारे पास रेडियस 2 है और 3 है, क्योंकि हमारा चार्ज और रेडियस क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने कहा था Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, है ना। तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू Q1 upon Q2. हाँ जी सर। Q1 upon Q2 is 2 upon 3. क्या कहते हैं सर, समझ नहीं आया। Q1 upon Q2 should be equals to R1 upon R2. Sure. यस सर, 2/3 जी सर। लेकिन मैं इसको करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊं कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा था। तो Q1 is R1 upon R1 plus R2 times जी सर। total charge initial, that is Q1 plus Q2. इस जी सर। फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए वैल्यू बस। अच्छा ओ हाँ, तो सर 2/5 और Q1 प्लस Q2 हो गया हमारा 25, तो 25 इंटू 2/5 5 10 हो गया सर। 10 मिलीकूलम एंड उसी यस तरह Q2 की वैल्यू आ जाएगी 15 मिलीकूलम। एज मच। जी सर, ओके, समझ गया। देखिए तो इन दोनों का आंसर भी रेशियो, हाँ इन दोनों तो का मैं भी रेशियो रेशियो देखिए। में फंस गया, मैं रेशियो के चक्कर में सोचने लग गया। अच्छा, रेशियो से मतलब प्रोपोर्शनल होता है, बट उसके आगे भी मैंने सॉल्व किया ताकि उसकी वैल्यू कितनी आती है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया ना। बेसिकली सर रेशियो ये R/R1 प्लस R3 R2 और है क्या सर, मतलब 2/5 हो गया और 3/5 हाँ हो गया, रेशियो ये। बस बस, टोटल के रिस्पेक्ट में। हाँ सर, और अगर 15 और 10 देखो वो भी तो 2/3 हुआ। हम्म। तो आंसर्स बेसिकली 2/3 आगे Q1 और Q2, हम्म, तो रेशियो तो फिक्स ही रहेगी Q1 ओवर Q2 2/3, और Q1 प्लस Q2 हमें पता है कि 25 हो जाएगा, उन दोनों को प्लस कर हाँ देंगे तो तो उसके 2/3 निकाल रिस्पेक्ट। लिया हमसे। डन। जी सर। ओके, जब हमने चार्ज डिफाइन कर दिया कंडक्टिंग बॉड मतलब सरफेस के ऊपर किस तरह से डेवलप हो रहा है, तो हम एक नेक्स्ट टर्म लिखते हैं चार्ज डेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम एक नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं, चार्ज डेंसिटी। क्योंकि मेरे पास ये स्फीयर है, इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप करेगा वो सिर्फ बाउंड्री पे, एंड बाउंड्री सरफेस होता है, तो इसके लिए बोल सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उस पर्टिकुलर बॉडी के पास। तो इसके लिए यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन द बॉडी बाय उसका सरफेस एरिया विच इज 4πr², बोल सकते हैं। जी सर। सो अगर मैं σ1 अपॉन σ2 कैलकुलेट करूं दोनों स्फीयर के लिए, तो ये टर्म हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 टाइम्स 4πr2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4πr1 का स्क्वायर, बोल सकता हूँ। यस सर। अब देखिए 4π कैंसिल आउट, Q1 बाई Q2 पीछे हमने सॉल्व किया था इक्वल पोटेंशियल के लिए, किसके इक्वल था, R1 अपॉन R2 के, ठीक, टाइम्स R2 बाय R1 उसका होल स्क्वायर।
एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी लेफ्ट विद सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। हो सकता है यस सर। यहाँ से देखिए एक रिलेशन आया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके रेडियस से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हो सकता है जी सर। मतलब जितना रेडियस कम होगा उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो पीछे जो हमने दो स्फीयर डिफाइन किए थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था किस पर्टिकुलर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप बोलिएगा जिसका रेडियस स्मॉलर होगा उसके। ठीक है, एक टर्म और भी डिफाइन करते हैं यहाँ से कि अगर एक ही बॉडी हो और वो यूनिफॉर्म ना हो, जैसे एक स्फीयर होता है तो उसको मैं यूनिफॉर्म बॉडी बोलता हूँ क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका रेट ऑफ बेंडिंग क्या होता है, सेम सेम होता है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म बॉडी। ठीक, उसका रेडियस कहीं पॉइंट पे भी डिफरेंट नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पास कोई बॉडी ऐसे एग्जिस्ट करती हो जैसे ओवल शेप, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ओवल शेप बॉडी ली इस तरह, ठीक, कोई ट्रायंगुलर शेप में ले लिया, ठीक, तो उसके लिए अलग, कोई स्क्वायर शेप में ले लिया तो उसके लिए अलग। तो अगर मैं इन सारी बॉडीज के ऊपर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करूं कि कितना हो सकता है, तो उसको कैसे प्लॉट किया जाए। तो देखिए यहाँ पे ये स्फीयर है, ठीक, स्फीयर के लिए हर पॉइंट पे रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो तो किसी सेम भी, रहेगी, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रहेगी। हाँ, तो इसके हर इंस्टेंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जी सर। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं बाय डॉटेड लाइन, ठीक, इस तरह। एंड उस डॉटेड लाइन का सेपरेशन फ्रॉम द सरफेस हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम सेम। तभी डिफाइन, तभी बोल सकता हूँ कि हर पॉइंट पे सरफेस डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसका रेडियस हर पॉइंट पे चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट सेम। सर अगर हम इलिप्टिकल की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल साइड पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहेगी कंपेयर टू पोलर साइड। हाँ, ठीक। नेक्स्ट अगर इस पर्टिकुलर ओवल शेप बॉडी के लिए डिफाइन करूं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कुछ और है, बट इस कर्व पोर्शन का रेडियस कुछ और है। बोल सकता हूँ, जी सर। तो इसका मतलब सर रेडियस जिसका स्मॉल है, सबसे कम डिस्टेंस होगा सेंटर से वहां पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी। ज्यादा होगी। तो अगर मैं हाँ, इसके जैसे लिए, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के एकदम जो सरफेस होती है स्क्वायर की, उस सरफेस के मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी और जैसी कॉर्नर्स की तरफ जाने लगोगे तो वो कम होती है। एक चीज देखिए आपको यहाँ बताता हूँ पहले, उसके बाद इस पे चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसी डिफाइंड होगी, ठीक, जिसका रेडियस बड़ा जिस रीजन का, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, जिसका रेडियस छोटा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। बोल सकते हैं ऐसे। जी सर। सेम इस तरह अगर मैं स्क्वायर एंड किसी भी शार्प एज वाले टर्म को डिफाइन करूं, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे डिनोट होती है, ठीक, ये प्लेन सरफेस तो इसके लिए कांस्टेंट, ये भी प्लेन सरफेस इसके लिए कांस्टेंट। जैसे ही एज आ जाता है तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम ऐसे शो करते हैं, आया समझ। जी सर। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एजेस या कॉर्नर बहुत ज्यादा होती है, ठीक, बोल सकते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, इसके बेस पर मैं एक टर्म कंक्लूड करता हूँ, एक रीजन बताता हूँ पे। जी सर। एक डन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक नेल लिया मैंने,
इस तरह स्नेल की टिप होगी ये, ठीक। इसको मैं कनेक्ट कर दिया किसी वायर से ताकि इसके ऊपर चार्ज दिया जाए, या आप वायर ना मानिए, सिंपली उसके ऊपर चार्ज दीजिए। तो अगर मैं इस पूरे बॉडी के ऊपर चार्ज दूंगा तो चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ पे डेवलप करेगा? आप बोलिएगा उसके टिप पे। तो यहाँ पे चूंकि रेडियस सबसे कम होगा तो इसलिए चार्ज का अमाउंट सबसे ज्यादा डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक। एंड बाकी रीजन में चार्ज का अमाउंट कम होगा, ठीक, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, रेडियस बहुत लार्ज है उसके बेस पे। ऐसा बोल सकते हैं। यस अब हम इसके बेस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, या वर्ड कभी सुना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सब पोलराइजेशन जब होती है तब आती है डाइलेक्ट्रिक। हाँ, उसी कंसेप्ट के बेस पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन सर पूछता है, मतलब देखिए। बेसिकली जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर वाले चार्ज जब अरेंज हो जाते हैं, लाइक पॉजिटिव एक डायरेक्शन में हो जाता है, नेगेटिव एक डायरेक्शन में हो जाता है, तो फिर उसको कह देते हैं डाइलेक्ट्रिक मोमेंट। नहीं नहीं, वो मीडियम जहाँ पे ये सारे फिनोमेना होते होंगे वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी मीडियम, ठीक है, हर मीडियम एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह बिहेव कर सकता है या एक ओ कंडक्टिंग मीडियम के। डाइलेक्ट्रिक सर याद आ गया क्या होता है। सर डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली जैसे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, वैसे एक डाइलेक्ट्रिक होता है सर जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ तभी कंडक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता अच्छा उसमें देखो, सर वो। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं आपको हाँ बताता हूँ। जी। कोई भी सब्सटेंस हो, कंडक्टर या इंसुलेटर, तो इंसुलेटर को अब हम इंसुलेटर नहीं बोलते, वो अब डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक। बोले क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास भी टेंडेंसी अब क्या हो सकती है, कंडक्ट करने की, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। इसीलिए अब 12th क्लास में इंसुलेटर डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब मैं बोलूंगा कि कंडक्शन करने के बिहाफ पे कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो सकती है, सबसे ज्यादा कंडक्ट कर सकता है ना, इंसुलेटर उसके रिस्पेक्ट में कम कंडक्ट कर सकता है, ठीक। तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसके बेस पे। यहाँ पे कहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब कि कोई भी मीडियम जिसमें मैं कुछ चार्ज दूं, वो चार्ज इतना ज्यादा ना हो जाए ताकि उस मीडियम के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दे आयनाइज करने के लिए। समझ आया? जैसे यहाँ पे इसके टिप पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, अगर ये अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाए, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट, इतना हो जाए, ठीक, तब इस चार्ज की एबिलिटी होती है कि इसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल होगा उनको ब्रेक डाउन कर सकता है, उनको पोलराइज कर सकता है, आयंस में ब्रेक कर सकता है। तब उस हमें पर्टिकुलर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। नहीं नहीं, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी वहां पे। मिल तो मैंने सकता है ना एयर, वाटर से। हाँ मैंने एयर मॉलिक्यूल की बात की। एयर में जो भी चीज प्रेजेंट होंगी उसको वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर इसमें उसका तो हवा वोल्टेज कितना साफ हो, हो जाएगी। अगर उसका वोल्टेज कितना हो, इतना हो, तब, जी सर। ठीक, तब इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। के लिए अलग अलग होती है। तो मैं क्या जी बोलूंगा, द मैक्सिमम वोल्टेज जो किसी मीडियम के मॉलिक्यूल पे अप्लाई की जाए विदाउट इट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू आयंस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आया समझ? सर एक क्वेश्चन था, तो एयर मतलब के सर लिए अगर ये आयोनाइज डाइलेक्ट्रिक, कर, तो क्वेश्चन था कि अगर ये आयोनाइज कर ही देती है और हर एक मीडियम अलग अलग हो जाता है, तो सर फिर इससे तो हवा साफ कर सकते हैं अगर करनी हो। मॉलिक्यूल में ब्रेक करना एंड उसके डस्ट पार्टिकल को निकालना दो अलग अलग चीजें हैं। सर डस्ट भी तो अलग हो ही जाएगी साथ में, फिर मॉलिक्यूल में अलग होगा। अरे देखिए, जैसे मैं बोलूं कि जैसे एयर है, एयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, 99%, ठीक। तो मैं इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ ताकि उनको आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए। तो वो गैसियस मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक कर रहा है। उसके अलावा कोई डस्ट पार्टिकल होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अलग होगी।
ऐसा समझ। तो सर फिर उसका क्या हो? तो वो अगर आयनाइजेबल होगा या नॉन आयनाइजेबल होगा तब की बेस पे डिफाइन करूंगा ना। और ठीक, अगर सर नॉन आयोनाइजेबल हुआ तो उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इससे ज्यादा हो सकती है, तो आयंस में ब्रेक नहीं कर सकता। तो हम मेनली एयर मॉलिक्यूल में देखते हैं उस पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो गैस है उसके रिस्पेक्ट में। तो अभी मुझे जानना सिर्फ ये था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब द मैक्सिमम वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड that a medium can withstand without breakdown into ions, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो फॉर एयर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁶ वोल्ट। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 मीटर रेडियस ऑफ स्फीयर पे रह सकता है, नहीं रह सकता। क्वेश्चन समझ में आया? तो? कैन 1 कूलम चार्ज reside on 1 meter radius of metallic sphere Obviously sir. in air। अब बोलेगा पहले इसके बेस पे वोल्टेज कैलकुलेट करके देखिए। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर किसी स्फीयर के लिए। तो के की वैल्यू होती है 9×10⁹, चार्ज मेरे पास है 1, रेडियस मेरे पास है 1, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई। क्या ये वैल्यू एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है सर। तो क्या कर देगा वो, एयर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर सकता है। सर फिर तो पोलराइज करना बहुत आसान है। बट ये जो वोल्टेज डेवलप करना इतना आसान नहीं है। सर 1 कूलम भी तो है। 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है, उतनी क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सर मतलब ये बहुत सीबीएसई लार्ज। वाले 100 कूलम ऐसे ही घुसा देते हैं मतलब ये क्या नहीं, मतलब होता है? अब क्वेश्चन में माइक्रो कूलम मिली कूलम ऐसे गिवन होगा, 100 कूलम एक बार नहीं दे रखा होगा। अच्छा इसीलिए सर क्योंकि वो मैंने बहुत 10th में प्रैक्टिकल। पढ़ा था। सर मैंने 10th में पढ़ा था। रमेश वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 100 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अच्छा, वो बस कहानी बनाने के लिए ऐसा बोल सकते होंगे। ठीक है, ये समझ आया। जी सर आ गया। अब वो क्या करेगा, अगर उसका वोल्टेज इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है, तो उसकी वजह से होता क्या है, ये जो चार्ज इस पर्टिकुलर टिप पे है वहां से लीकेज करना स्टार्ट होता है। तो ब्रेक डाउन इनटू आयंस, या मैं बोल सकता हूं कि लीकेज ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक, ओके सर समझ गया। तो उसकी वजह से उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस इफेक्ट जिसके बेस पे चार्ज का क्या होता है, लीकेज होता है, तो उसकी वजह से होगा क्या, चार्ज एक्चुअली में कंटेन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोल सकते हैं। जी सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही एयर में आई तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो एनर्जी आने की वजह से क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल एब्रप्टली एक्सपैंड करता है उस एनर्जी की वजह से, और एब्रप्टली एक्सपेंशन की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस करता है। एंड उस स्पार्क अगर क्लाउड में अगर हो तो लाइटनिंग बोलते हैं। आया समझ? समझ गया सर तभी लाइटनिंग होती है क्योंकि लीकेज हो जाती है चार्ज। हाँ, वो क्यों होता है मैं भी रीजन बताऊंगा। और दिस लीकेज ऑफ चार्ज ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो कि उसके डायरेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा हो गया, इस इफेक्ट को एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। आया समझ? जो भी बहुत डेली लाइफ में सुनते आ रहे हैं ना, कोरोना कोरोना वायरस, ये उसी से पहले ये नाम डिफाइंड हो गया था कि इस इफेक्ट को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। आया समझ? इलेक्ट्रिसिटी जब लीक हो जाती है उससे जब। हाँ, तो लीकेज ऑफ चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस से सराउंडिंग में, ठीक है, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, तब उस लीकेज ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ आगे। कर लिया सर। ओके, तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं दिस phenomena
of leakage of charge is called corona discharge. अब देखिए ये लाइटनिंग में ऐसा कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। हम ये जानते हैं कि अर्थ एक बहुत लार्ज सोर्स होता है, ठीक, 0 वोल्टेज का, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी होती है तो इसका पोटेंशियल 0 हम मानते हैं, एंड बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू बाकी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना जो इसके सराउंडिंग में एक्ट करती हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब होता क्या है, बचपन में मैंने पढ़ा था कि वाटर इवापोरेट करता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे करता है। जी सर। जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर चूंकि प्रेशर कम है एंड टेम्परेचर भी कम है तो वाटर ऊपर जाके कंडेंस कर जाती है। कंडेंस पहले जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो पहले कंडेंस कर गई, बाद में जो गैसेस पार्टिकल जो वेपर गया वो उसके साथ रबिंग करता है एंड उस रबिंग के बेस पे चार्ज डेवलप करता है। तो इस क्लाउड में बेसिकली ड्यूरिंग द होल फिनोमेना चार्ज डेवलप कर जाता है। तो नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है एंड पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में देखता है अर्थ को विच इज वेरी लार्ज सोर्स ऑफ 0 वोल्टेज, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी तरफ टिल्टेड हो जाता है। आई बात समझ? जी। अब चूंकि ये जो क्लाउड है उसका सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे शार्प एज होगा तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे स्मूथ सरफेस होगा तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये चार्ज का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा वोल्टेज डेवलप कर दे ताकि उसकी वैल्यू 6 × 10⁶ वोल्टेज हो जाए, तब क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। जी सर। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज लीक कर जाता है सराउंडिंग में, क्रिएटिंग स्पार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। है समझ? जी सर। अब वही अमाउंट ऑफ चार्ज एयर में आया तो वो क्या करता है, अर्थ की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। तो जो भी चीज जो वर्टिकली अलाइंड होती है उसके ऊपर फॉल करती है। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हर बिल्डिंग में एक कॉर्नर पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, स्पाइक्स टाइप, ताकि इन चार्जेस को वो क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले और डायरेक्टली अर्थ तक ले जाए विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मच लाइफ एंड अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और सारा चार्ज ना वो ले पाए तो? कंडक्टर है, कंडक्टर के पास इनफिनाइट टेंडेंसी ऑफ पोलराइजिंग, तो इसलिए वो सबको ले सकता है। अच्छा, मतलब अगर छोटा सा भी कंडक्टर है कुछ और भी उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है तो फिर भी वो कंडक्ट कर देगा साथ? कंडक्ट कर लेगा। सर अनफेयर बात है ये तो बहुत। अरे नहीं, उसकी टेंडेंसी है वैसी, इसीलिए। जी सर। ठीक, तो ये समझ आ गया लाइटनिंग में डेली लाइफ में क्या क्या होता है फिनोमेना। ठीक, तो हम सीख गए सब चीज। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये बस आपको इंफॉर्मेशन जानना था ये सारी चीजें इसके बेस्ड पे। नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जैसे पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर में एंड इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें हमने अजम्पशंस पढ़ी थी। जैसे पहला अजम्पशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है। ठीक, चार्जेस हमेशा बाउंड्री पे रिसाइड करते हैं। ये सारे रीजन क्यों होते हैं ये हमें यहाँ पे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक में जो सिर्फ रीजन डिफाइन करता है अलग अलग चीजों का, जो हमने पीछे सिर्फ अजम्पशन किया था उसको। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पहला स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है। पूछता है क्यों, तो पहले रीजन में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0। ठीक, अब बोलेगा ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको एक टर्म प्रूव करने के लिए बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक, एंड उस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में प्लेस कर दिया। मतलब ये मेरे पास कोई कंडक्टर, ठीक, इसके अंदर फ्री चार्जेस होंगे बट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में।
नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से ओरिएंटेड होंगे रैंडमली होल वॉल्यूम में, बोल सकते हैं। जी सर। अब क्या कीजिए, इसके आउटसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया, मतलब आउटसाइड से। तो ये मैंने कोई पैरेलल प्लेट लिया, चार्ज, ताकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दे। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है यहाँ से यहाँ तक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मान लीजिए ई नॉट। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ऑल ऑफ अ सडन इस कंडक्टर की टेंडेंसी होगी कि वो जो चार्जेस थे उसके अंदर फ्री चार्जेस वो अलाइन करना शुरू करता है ऑन इट्स सरफेस। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अलाइन हो जाता है, ठीक, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अलाइन हो जाता है, ठीक। और ये जो अलाइनमेंट होता है, इट टेक प्लेस इन लेस देन 10⁻⁻16 ऑफ अ सेकेंड। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। ये समझ आए यहां तक जी सर। युवराज? ओके। जैसे ही ये टर्म हुआ तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की इनसाइड से यहां से यहां तक, विच इज ई इनसाइड। और ये जो अलाइनमेंट ऑफ चार्ज होता रहता है वो कब तक हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ इन्फिनाइट फ्री चार्ज करिए। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो ये एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है टिल इनसाइड बिकम्स आउटसाइड। मतलब ई आई जब ई नॉट के इक्वल हो जाए तब तक ये अलाइनमेंट होता रहता है। और ये अलाइनमेंट कितनी देर में हो जाता है, 10⁻⁻9 16 ऑफ अ सेकेंड। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूं तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, तो डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जी सर। इसलिए बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है। आया समझ? जी सर। ओके, अब इसको रीजन लिखते हैं। आप बोलिएगा एज conductor consists of infinite free charge करिए, ठीक। on applying external electric field, these charges align itself all of a sudden, creating a field EI till EI becomes E naught. Therefore, net electric field is equals to E naught minus EI, which is equals to 0. इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। यहां तक समझ आया? जी सर। ओके, इसको लिख लीजिए एक बार। लिख लिया? एक मिनट सर। ओके,
देन सर ओके, इसी में एक टर्म पूछा जाता है कि अगर मैं कंडक्टर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखता तो क्या उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती या नहीं होती? ऑब्वियस कंडक्टर के अंदर तो जीरो ही होगी। मैंने कहा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट करता तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती नहीं होती? नहीं सर, उसमें ना ई ऑफ आई जो है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता हाँ, कंपैरेटिवली। तो बस याद रखिएगा फॉर ये सर डाइलेक्ट्रिक मैंने स्लैब, एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये मैं आज पढ़ा है। अच्छा, फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो ई इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा लेस देन ई आउटसाइड होता है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, एंड इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। आया समझ? जी सर। या मैं एक टर्म ये बोल सकता हूँ कि अगर इनका डिफरेंस बोला जाए, ठीक, इन दोनों टर्म का, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक मिनट, देखिए यहां से बोल सकते हैं ओके, यहां से बोल सकते हैं कि जो ई नेट है उसकी वैल्यू हमेशा ई नॉट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बोल सकते कम हैं। हो जाएगा सर। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिक्रीजेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ? जी सर। तब बोलिएगा कि उसके इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो उसके नेट फील्ड की वैल्यू को पहले से डिक्रीज करा देता है। आया समझ? Yes. ओके, नेक्स्ट टर्म, चूंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, जीरो, तो एक अनदर स्टेटमेंट कहता है, प्रूफ कीजिए, चार्ज will always reside on boundary of conductor। ठीक, इस टर्म को प्रूव करिए। तो देखिए बहुत आसान तरीका, आप एक स्फीयर अज्यूम कर लीजिए, ठीक, मुझे प्रूव करना है कि सारे चार्ज कहाँ पर रिसाइड करते हैं, बाउंड्री पे। तो हमने एक टर्म पढ़ा था गॉस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर में, कुछ याद है? Gauss theorem बताओ। क्या था, कुछ याद है, बताइए। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज बॉडी is equals to charge enclosed by epsilon naught, ऐसा ही कुछ था। यस, ऐसे ही कुछ था। अच्छा ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कोई कंडक्टर लिया, ठीक, एंड सिमेट्री के लिए मैंने स्फीयर मान लिया, उसके इनसाइड मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस है, क्योंकि हर जगह जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी वहां पे हम पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करना है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, जिसके बेस पे चार्ज डिफाइंड हो सकता है कि है या नहीं। तो मैंने कोई कंडक्टर मान लिया बाहर, ठीक, उसके जस्ट इनसाइड कोई गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो गॉस थ्योरम कहता है E डॉट dA over closed loop is equals to charge enclosed by epsilon naught according to गॉस थ्योरम, ठीक। अब मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, जीरो है, पीछे प्रूफ किया था हमने। जी सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा टर्म होगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So Q enclosed by epsilon naught is equals to 0. It means charge enclosed by Gaussian surface कितना है, 0 है। Gaussian surface कहाँ पे, इनसाइड है कि आउटसाइड है? इनसाइड। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर नहीं है, तो चार्ज होगा कहाँ पे, सरफेस पे। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं एज देयर इज नो चार्ज inside the body,
तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती अंदर। हाँ, hence it must be residing on the boundary. ठीक, तो हमने यही टर्म प्रूव कर दिया कि चार्ज हमेशा कहाँ पर रिसाइड करता है, बाउंड्री पे। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर, एक मिनट पिछले पेज पे चल सकते हैं। ओके, ये यस सर, डन सर। ये लिख नेक्स्ट लीजिए। पेज सर। सर इसके बाद क्या करना है हमने? बस ये 3 टॉपिक ये है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटेंस। नहीं सर, इसके बाद कौन सा टॉपिक कवर करना है? ये आपने लिख लिया? नहीं सर, लिख रहा था, वैसे पूछ रहा था सर। हमने अभी 2 स्टेटमेंट क्योंकि पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि ना 4 बजे मेरी एक कॉल है ना मैम के साथ, तो मैं कह रहा था कि 10 मिनट सर अगर जल्दी कर सकते हैं खत्म तो कर देते हैं, अच्छा लेकिन ठीक है, थोड़ा। ठीक है, तो इतना तक रहने देते हैं आज क्लास के लिए, ठीक है। 1-2 टॉपिक है, ठीक है, सेम इसी तरह के छोटे छोटे, ठीक है। वो डिफाइन करने के बाद हम कैपेसिटर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस सर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सर, उस नोट डाउन ही करता हूँ। सर एक कंपटीशन आ रहा है ना, तो उस चक्कर में काफी तंग कर रहे हैं स्कूल वाले। कौन सा कॉम्पिटिशन? सर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है कोई यूएस की, अच्छा तो उसका एक बिजनेस कॉन्क्लेव है। अच्छा तो वैसे तो सर साइंस है, लेकिन बिजनेस में काफी घुसा रहता हूँ ना मैं स्कूल के, अच्छा। बिजनेस सोसाइटी में। तो अब प्रेसिडेंट भी बनना है उसका, तो उसके लिए कोशिश चल रही है पूरी। गुड गुड। तो उसके लिए मैम सारे कंपटीशन में भेज देती हैं। पिछली बार मैंने मना कर दिया था, श्रीराम कॉलेज में हो रहा था एक कंपटीशन, उसके लिए मना कर दिया था अच्छा, स्टडीज की वजह से। तो अब इंटरनेशनल कंपटीशन आया था, तो आया तो उठ के जाना चाहिए। नहीं ये सब चीजें पार्टिसिपेट तो होना ही चाहिए। सर बाकी पता नहीं होता ना कि आईआईटी तो है ही, बट यू नेवर नो, कहीं ना कहीं अगर और भी लगाना है तो आपके सर्टिफिकेट्स तो होने चाहिए। हाँ होनी चाहिए ये सब चीजों का। एज देर इज नो चार्ज इन साइड द बॉडी। अच्छा, एक मिनट सर। सर अभी तो फ्री के सर्टिफिकेट भी साथ साथ जितने ले सकता हूँ ले रहा हूँ। हाँ। जैसे अभी सर एक दोस्त था, उसने कोई किसी एनजीओ वगैरह के साथ कराया था कंपटीशन, तो हम्म। उसमें लोग लाने थे, तो 2 लोग आ गए थे। तीसरा मैंने खुद ही की फीस भर के कर दिया था, अटेंड तो किया नहीं, बट मैनेजमेंट टीम का सर्टिफिकेट ले लिया। अच्छा अच्छा। सर ये लास्ट वर्ड क्या है? इट मस्ट बी रिसाइडिंग रिसाइडिंग ऑन ऑन द बाउंड्री। द डन सर। ओके, ठीक है, फिर इतना पढ़ के थैंक रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर।